चला जाए। चलिए ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने बंगाल में शासन को दो व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पहला। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने जमींदारों को भारी न्यायिक शक्तियां प्रदान की। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंग में युद्ध उसके कार्यकाल में लड़े गए थे। पहला नंबर ये, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। पहला तो सही है सर। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था को मतलब कि वही अब क्या कहते हैं उसको? तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, अंग में युद्ध के काल में लड़ा था, ठीक है, सही है। दूसरा नंबर? ये दूसरा भी सही लग रहा है या गलत, नहीं पता सर। और बताइए। जमींदार को भारी न्यायिक शक्ति सुनिए ना, जो भेजे हैं ना विवेक सर, आपको कोई स्क्रीनशॉट दे रहा है। ठीक है, इसका देखिए ना। हाँ, 1 मिनट सर। हाँ तो भेजे तो हैं आप, तो इसी में से है। अरे नहीं, आप जो भेजे ना वो पहले हम देख चुके थे सारा चीज। हाँ, तो अपने में हम ट्रांसफर कर चुके थे। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ, पहला और तीसरा नंबर जो है वो आंसर सही है। दूसरा नंबर जो है जमींदारों को भारी न्यायिक शक्ति प्रदान की, ये गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे की स्थापना किस काल में की गई थी? ऐसे बताइए। डलहौजी 53। ठीक है, डलहौजी कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? बम्बे से थाने तक, ठीक है। बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वह औपनिवेश काल के तहत पहली महिला भारतीय शिक्षिका थी। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले। हम नहीं बोलेंगे आप। महिला शिक्षिका। ठीक है, पहले सही आंसर है, सावित्रीबाई फुले। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करने के लिए मित्र मेला की स्थापना की, पहला नंबर। दूसरा नंबर ऑप्शन है, उन्होंने पुरानी हिंदू प्रथाओं को लागू करने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना की। उन्होंने पूना में, क्या बोले सर? ठीक है, पढ़िए ना सर। उन्होंने पूना में अभिनव भारत की स्थापना की। पहला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा या कोई नहीं? 1 और 3। ठीक है, और 1 और 3 कंफर्म सही है, दूसरा तो गलत लग रहा है सर। ठीक है, तो एक नंबर और 3 नंबर मतलब कि उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करने के लिए मित्र मेला का स्थापना कौन किए थे? विनायक दामोदर सावरकर किए थे। उन्होंने पुरानी हिंदू प्रथाओं को लागू करने के हिंदू महासभा का स्थापना नहीं किया था। कौन किए थे? हिंदू महासभा ये बाकी में तो क्या मदन मोहन मालवीय थे? मदन मोहन मालवीय होंगे सर। हाँ, उन्होंने पूना में अभिनव भारत की स्थापना की, ये नंबर सही है। तो पहला और तीसरा नंबर सही है। पांचवा क्वेश्चन है सर, विवेक सर के लिए, कथित कुल प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में लिया था? ये ऐसे बताइए। विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिंग। हाँ ठीक है सर। अवध को लिया था ना शासन वाला में। डलहौजी अवध लिया था, विलियम बेंटिक आपका 2 को लिया था। मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में, कहाँ पे हुआ था? सर ये मंगल पांडे छोड़ दिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ पे? ऐसे उसको नहीं पूछना था, इसलिए बता देते आप। मेरठ। यहाँ मेरठ दिया है, बैरकपुर। ये हो जाएगा बैरकपुर, ठीक है। बैरकपुर जो है वहां पे हो जाएगा आपका। मेरठ दिया हुआ बैरकपुर, तो बैरकपुर हो जाएगा। हमको वो सब बता दीजिएगा। मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में कहाँ पे हुआ था बताइए? केरल में हुआ था। दो क्वेश्चन यहाँ पे। केरल।
ठीक है, मोपरा विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन, बंकिम चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का विषय निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ऐसे बताइए। सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जब हुआ था, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये डेट नहीं पता। ये तो सही रहेगा। Who among the following have launched the paper of क्यूमी आवाज? कौन किए थे? ये हमको लगता है कि ये नहीं पता, जो मुस्लिम ही होंगे। कौन थे? शौकत अली। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, नेहरू जी थे। क्वामी आवाज। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन बताइएगा। Who was the founder of Servant of Indian Society? कौन किए थे? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जेबी गोखले थे। बताना who was the first president of British Indian Association? कौन थे? सुखनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधा कृष्ण देव, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ये आनंद मोहन बोस नहीं, आनंद मोहन बोस है सर। नहीं, ये होंगे रवींद्रनाथ बनर्जी होंगे, एसएन बनर्जी। राधा कांत देव थे। ठीक है, राधा, हाँ, Who was the first president of British Indian Association के थे राधा कांत देव। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में कौन सा भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन, सूरत, कलकत्ता, अमृतसर, कहाँ पे? 1906, 1907। सूरत स्प्लिट 1907। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन में कौन सा भाग लिया था? तो हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था ना, उसी में भाग लिए थे अंतिम। 1919 में ही मरे थे ना वो, जो लाठी चार्ज कर दिया गया था। और तो लाला लाजपत राय थे वो तो। हाँ, 1920 में। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन भाग लिया था, वो अमृतसर अधिवेशन था। बताना है who among the following was not known as the moderate in the national movement? कौन से नहीं थे? दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तिलक दादा भाई तिलक मॉडरेट्स नहीं थे। ठीक है, तिलक नहीं थे। एक ही होगा सर, मेरे हिसाब से ऑप्शन ई। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी तो नरम दल ही थे सर, ग्रैंड ओल्ड मैन। अच्छा, ठीक है, हाँ, मॉडरेट, ठीक है सर। सर आप पढ़िए ना, आंसर तो हमको देखने में इधर हो रहा है, पढ़िए तो। अच्छा ठीक है, आप बताते जाना आंसर। ओके, चलो भाइयों और बहनों, एक्टिविटीज ऑफ द बारिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। क्या नाम था बारिंदर घोष के द्वारा बनाए गए संगठन का? आपके ऑप्शन है अनुशीलन समिति, स्वदेशी बंधावा समिति, बाराती समिति, साधवा समाज, या नन ऑफ दीज। झारखंड का पढ़े होंगे, झारखंड का पढ़े होंगे, उसमें होगा। ठीक है, बारिंद्र घोष जो थे। हाँ, अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में सरकारी वकील कौन थे? तो मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्णा बहादुर, प्रभात चंद्र। मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला, ठीक है सर। आगे लिखता है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगोंग आर्मरी रेड? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, ऐसी बता दीजिए। सूर्यसेन हो जाएगा। सूर्यसेन। द मस्केयर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट द अमृतसर टुक प्लेस ऑन विच डेट? 19th अप्रैल 13, 1919। 13 अप्रैल, राइट आंसर। 1 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल, तो कौन सा हो जाएगा? 13 अप्रैल, ठीक है। Your next question is which one of the following European trading company was the first to establish its factory at Surat? Dutch, English, French या Portuguese?
गुड क्वेश्चन। ये हो गया आपका फ्रेंच। सूरत में तो ये किया था ना, ब्रिटिश किए थे ना, ब्रिटिश कहाँ किए थे? 1613 में है। सूरत में जो कंपनी, अस्थाई कंपनी जो था जो सूरत में पहला जो था, अस्थाई था मछलीपट्टनम में, लेकिन अस्थाई कंपनी सूरत में कारखाना स्थापित किए थे वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना। इसका आंसर देखिए तो क्या दिया है? ब्रिटिश होगा सर। बी नंबर आंसर सही है, दो इंग्लिश। हाँ सर, 1613। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 में चला जाइए। हाँ, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हेस्टिंग्स था या वेलेजली था, ऐसी बताइए। कल ही बताए थे, वेरेन हेस्टिंग्स था। बहुत बढ़िया। किस नंबर क्वेश्चन है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। वे कौन 2 लोग थे? तो आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड राज बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी, या नन ऑफ दीज। आई थिंक ऑप्शन बी वाला, डी सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। हाँ। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लीडरशिप में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में किस काल में की गई थी? गदर मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार, होम रूल मूवमेंट। 1921 यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। आपको 1921 दिख कहाँ गया? ये जानते हैं सर, वहाँ पे किया था, पहला गवर्नमेंट बनाया था, बोल रहा था कि यही हम लोग का सरकार है। अच्छा, 1921 का बात। तो सही उत्तर बी है सर। यहाँ पे आंसर दिया है ई, नन ऑफ दीज। ई, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 मोर देन वन है, मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा। हाँ हाँ, तो एगो तो स्वदेशी मूवमेंट हो गया एक बार, और एक होम रूल मूवमेंट कब तक चला था? वो भी हो सकता है। तो 16 में ही है। 16 सही था। लेकिन ये 21 का बात है सर, 1921 का ऐसा बात था उस समय। देख लीजिए कंफ्यूजन। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 20 में स्टार्ट हुआ, तो ये 21 का बात है, तो हो सकता है नॉन ऑफ दी, ये इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। विकास सर क्या दिया है? खाली ऑप्शन दे दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अच्छा, ऐसा सेट बनाया है। आगे चलिए। द गदर, कर देंगे। हाँ, गदर क्या था? तो भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, सिंगापुर में संचालित राष्ट्रवादी संगठन, उग्रवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था, या फिर ताशकंद में मुख्यालय के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन। फ्रांसिस्को में, ठीक है। जीवन सर, हमको एगो डाउट है, आप आतंकवादी अथी करते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आतंकवादी तो नहीं कहा गया है सर इंडियन। हाँ सर, उसको उग्रवादी अथी कहा जाता था उसको। अतिवादी सर, और आतंकवादी भी बोला जाता था सर। तो आतंकवादी से भी बोला जाता था। आतंकवादी का मीनिंग हो जाता है जो आतंक फैला दे। हाँ, ब्रिटिश लोग है वो आतंकवादी ही बोलते थे। मतलब कि अपना बात मनवाने के लिए सामने वाला को आतंकित कर देना हथियार उठा के, यही मीनिंग हो जाता था। ठीक है, आतंकवादी भी बोला जाता था। हम पढ़े वहां पे आतंकवादी वर्ड कहीं अब तक अथी में नहीं देखे। उग्रवादी था, क्योंकि उग्र, छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। हाँ, उग्रवादी संगठन का मुख्यालय कहाँ था? ये तो फ्रांसीसी हो जाएगा, फ्रांसिस्को। ठीक है, पिकाचू में बताई थी इसका। आगे चलते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन विच ईयर? काकोरी संयंत्र कब हुआ? 1925। 9 अगस्त, हाँ, 1925। 1925 में हो गया काकोरी संयंत्र। आगे लिखिएगा, ऑन विच ओकेजन वाज जनगण मन फर्स्ट संग? कब इसको पहली बार गाया गया था? इस अधिवेशन में 1896, हाँ बोलिए सर।
हाँ सर, आपको ये पढ़िए ना ऑप्शन। 1896, 1905 में, 1911 में, 1919 में। 1911 में। 1911 में। आगे बताइएगा हु अभी ये अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किनको बनाया गया था? लाल बाल लाल पाल। बाल पाल बनता तो कोई नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लाला लाजपत राय बनते हैं स्पेशल। हाँ वही बनते हैं, लाल वाला बनते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर से कौन सा उर्दू अखबार शुरू कर दिया था? तो वीर अर्जुन, ट्रिब्यून, पीपुल, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम तो भिखाजी कामा प्रयास की थी चलाने का, लेकिन चला नहीं पाई थी। हाँ, उर्दू अखबार शुरू किया था वही है। क्या वंदे मातरम है सर? हाँ ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज रिटेन सत्यार्थ प्रकाश? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, डीएवी स्कूल। आगे चलिएगा, कहता है कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज एडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी। तो ये कब अपनाया गया था? 1899 में अपनाया गया था, या फिर 1901 में, या फिर आपका 1903 में, या फिर 1905 में? 1905। 1905 में अपनाया गया था। ठीक है सर। द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज द डुरंड प्लान, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, माउंटबेटन प्लान, वेवेल प्लान। माउंटबेटन प्लान। फिर कहा देता है कि इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 14 and 15, 1947, who among the voted against the partition of India? अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल कलाम दे दिए थे पार्टीशन में। पार्टीशन के अगेंस्ट में 2 ही व्यक्ति थे सर। हाँ, कौन कौन? एक महात्मा गांधी और ये खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा। which important event immediately preceded जालियांवाला बाग मस्के? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है विकास सर की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, वह गांधी जी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा आपका है कि उन्हें 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, 1947 में। तीसरा कथन है कि उन्होंने 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नाम क्या है उनका? आपके ऑप्शंस हैं चितरंजन दास, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, भोगराजू पट्टाभी सित्तरमैया, नीलम संजीव रेड्डी। हमारे जीवन सर कृपलानी। ओके, जेबी कृपलानी। जीवत राम, भगवान दास कृपलानी थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के काफी करीबी थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित हुए और लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक विद्रोह ने छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को बहाल किया और बैट बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया? आपके ऑप्शन है संथाल रिबेलियन, चुआड़ अपराइजिंग, उलगुलान रिवोल्ट या कोल म्यूटिनी। उलगुलान। तो उलगुलान का लीडर कौन था? बिरसा मुंडा। आगे है कि उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में वार्धा महाराष्ट्र में हुआ था और वह 1910 की मैक्सिकन क्रांति से प्रेरित थे। वह हिंदू सुधारक स्वामी दयानंद और उनके आर्य समाज आंदोलन से भी प्रेरित थे। उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों और सैन्य रणनीति में प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने का फैसला किया और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नाम क्या है उनका? ऑप्शन है गंदा सिंह पनगुड़े, हरनाम सिंह टुंडिलात,
पांडुरंग सदाशिव खांखोजे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो सही उत्तर क्या है विकास सर? सी नंबर। सी नंबर, पांडुरंग सदाशिव खांखोजे। जीवन सर कुछ कहना चाहेंगे? गदर वाला में तो लाला हरदयाल बताया था ना जीवन सर ने। संस्थापक ठीक है, उसका थे सदस्य पूछा गया है। पूरा। संस्थापक के सदस्य में थे। क्वेश्चन देखिए, आईएएस का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल से पढ़िए कि उनका जन्म वर्धा में महाराष्ट्र में हुआ था। तो क्या लाला हरदयाल का जन्म वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था? चलिए आगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन मद्रास एज ए ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन। समझ रहे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना किसके अथी में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है द बेम्बो एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन लीग, पूना सार्वजनिक सभा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 19वीं शताब्दी के दौरान मद्रास में निम्नलिखित में से किस संघ की एक शाखा के रूप में की गई थी? वो थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अच्छा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए, थैंक यू सर। आगे चलिएगा। कहता है कि अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी, 1809 में हुई थी, में निम्नलिखित बातों पे विचार कीजिएगा। पहला है कि इस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। क्या सत्य वचन है? सत्यवचन है। सत्यवचन है। संधि ने सतलुज नदी को अंग्रेजों और पंजाब राज्य के बीच की सीमा के रूप में सीमांकित किया था। सही बात है? सही बात है। सही बात है। पंजाब राज्य को पंजाब के शाही दरबार में एक अस्थायी ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। ना, ये गलत बात है। रणजीत सिंह इतना बेवकूफ नहीं थे। गलत बात है। आगे चलता है आपको लेकर के मैं कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति और प्रसार के बारे में आप बताना। कहता है जीवन सर, नींद मारने लगे हैं? नहीं। रोहिलखंड का क्षेत्र विद्रोह से अप्रभावित रहा था। क्या सही बात है? 1857 के टाइम पे जीवन से बताएंगे। ये लग रहा है सर। रोहिलखंड तो बीच में ना आ गया सर, हमको तो नहीं लग रहा है, आप बताइए। गलत है। चलिए। गलत है। विद्रोह के दौरान बंबई की सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार रही थी। सही बात है? कौन सी ना? ठीक है। ब्रिटिश की बंबई की सेना। सही बात है। अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया था। सही बात है? ना, गलत। ये दोस्त मोहम्मद खान अंग्रेजों का प्रशंसक था ना, अंग्रेज के द्वारा ही बैठाया गया था वहां पे। तो एक गलत बात है। इसमें सही बात कौन कौन हुआ सर? बस 2 नंबर। 2 नंबर कि विद्रोह के दौरान बंबई की सेना ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के प्रति वफादार रही थी। चलिए 39 नंबर में आइएगा, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इल्बर्ट बिल के बारे में बताइएगा। पहला कहता है कि यह बिल लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। क्या सही बात है? इल्बर्ट के टाइम पे आया था तो लीटन के टाइम में इल्बर्ट कैसे हो जाएगा सर? गलत है। गलत है ना। आगे, सीपी इल्बर्ट बिल पेश करने के समय ब्रिटिश भारत के सचिव थे। सही बात है? ना। आगे चलते हैं। इल्बर्ट बिल यहाँ का जो उस टाइम गवर्नर जनरल था वो लाया था। आगे चलते हैं। इसने भारतीय सत्र न्यायाधीशों को छोटे शहरों में यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति देने का प्रस्ताव था इसमें। सही बात है? यही सही है। ये सही बात है। अंग्रेज लोग पूरा भमक गया था कि काला लोग हमारा पे न्याय सुनाएगा। आगे चलते हैं। विधेयक भारतीय विधान परिषद द्वारा बिना किसी संशोधन के अपने मूल रूप में पारित किया गया था। बवाले हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। तो ये गलत बात है। सिर्फ ऑप्शन सी सही है ना सर? हाँ सर। ठीक है। 40 नंबर आइएगा कि एंग्लो मैसूर प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिएगा। जास्मीन मैम सो गए हैं? जास्मीन मैम चल गए?
आने का छुट्टी नहीं देते हैं किसी को। नहीं सर। बताइए, आगे चलते हैं हम लोग तब। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी, सही बात है? बात तो सही है। तो पहला वाला किस संधि से खत्म हुआ था जीवन सर? पहला वाला सर हम्म, याद नहीं आ रहा। मद्रास की संधि। ठीक है। दूसरा दूसरा किससे संधि हुआ था? दूसरा मैंगलोर की संधि। तीसरा? और तीसरा हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम तीसरा। हाँ, और चौथा खत्म हो गया था क्योंकि अंग्रेजी जीत लिया था, कोई संधि नहीं हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हाँ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। हैदर अली तो मर गए थे ना जी? हाँ, बीचे में मर गए थे वो। तो सर कहाँ से हो गया? हाँ, उनका बेटा किया था। टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान के बीच हुआ था मैंगलोर की संधि। आप हाँ, यहाँ तो मार दीजिएगा, मैंगलोर की संधि हुआ था धाए से। धाए से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पिकाचू, ध्यान दीजिए, आपके लिए लिखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। हैदर अली ने डिंडीगुल में हथियारों का कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी, ये तो सही बात है ना जीवन सर? सही बात। हाँ सर। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत निजाम को तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के पास वाले क्षेत्र दिए गए थे, सही बात है? गलत है। गलत है। यमुना के उस साइड दे दिया था वो लोग को सर। यमुना, मैसूर। आप पक्का नींद में हैं। विंध्याचल पार करा के यमुना को नीचे भेज दिए सर आप। हाँ सर, हमको लगता है हम भी नींद में। उठिए ना तो। उठिए ना तो पानी पीजिए ना ठंडा वाला। कितना टाइम हो गया जी नींद मार ली? ये तो 11 नहीं बचा है मेरा घड़ी में, 5 मिनट लेटे है। 11:06 हो रहा है। यही तो सुनना था, कौन कौन जाग रहा है। 11 बजे तक आदत हो जाता है सर, नींद आने लगता है, दिमाग भी काम नहीं करता। चलिए ठीक है, आइए हम लोग विकास सर हम लोग निपटाते हैं इसको। कहता है कि क्या को दिए हैं? 60 को दे दिए हैं। 50 को कीजिए। ठीक है, 50 को 40 को रहने दीजिए तब। हाँ 40 को रहने दीजिए। जीवने सर नहीं दे रहे हैं साथ, तो अब का ही खा गए। जीवन भाई तो जीवन सर ही नहीं चाह रहे भाई। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा विकास सर, ये बताइए। जो कर रहे तो वही कीजिए ना। ठीक है, सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उर्दू में नाम लिख देते हैं, नामों भुला जाते हैं इनकर हम। अब हम 9वें पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बोले तो बोले कैसे? अमन सर। अमन नहीं। अमन सर। अमन फैजी। चलिए आगे चलते हैं। हुआ तब से एकदम नाम ही चेंज कर दिया, सिपाही नहीं पाए कोई। वही ना, इनको तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं है पिकाचू में, है ना? जी सर। चलिए विकास सर आगे चलते हैं ना, खत्म कर देते हैं जी, आज इसको निपटाते हैं ना। चलिए बताइएगा कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, या लॉर्ड लीटन के टाइम पे, या इनमें से कोई नहीं। खान बहादुर। लीटन था क्या सर? ऐसा तो सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। लिखता है ना कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो थी ना, वो राय बहादुर था। मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली जो उपाधि थी वो खान बहादुर थी। हिंदुओं को राय बहादुर, मुस्लिम और पारसियों को खान बहादुर थी। 1859 और 1860 यानी कि 1859 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो 57 आप मान के चलो तो कैनिंग होगा उस टाइम, है ना?
समझें? हेलो, ठीक है। यस सर। अगला चलिएगा विकास, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार सहियारिएगा। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय। 4 को बता दिए ना। तो सबसे पहले किसका विलय हुआ? सिक्किम का हुआ, पंजाब का हुआ, वर्मा का हुआ कि झांसी का हुआ? झांसी हुआ था। आए ऐसा बिजली कड़कने जैसा बोल के भाग जाते हैं इन लोग। फिर से बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि कौन सी घटना पहले हुई? सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विजय, झांसी का विजय विलय? सिक्किम। सिक्किम होगा क्या? तो सबसे पहले आपका पंजाब ने मिला लिया जी 1849 में, ठीक। अच्छा। उसके बाद फिर 49 के बाद 50 में सिक्किम को मिलाया, आंशिक विलय हुआ था। और फिर 50 के बाद 53 में वर्मा को मिला लिया, ठीक। और झांसी को 54 में मिला लिया, झांसा में ले लिया। समझें? ठीक है। तो 49 में पंजाब हो गया जास्मीन मैम, 50 में सिक्किम हो गया, 53 में वर्मा हो गया और 54 में झांसी हो गया। ठीक है दिनेश सर। दिनेश सर, झांसी तो कल तिरपन बता रहे थे ना कोई। कोई कहाँ, हम ही नहीं बता रहे होंगे। पन ही लेता है सर, बट हमेशा चौका। हाँ जैस्मिन मैम बताई थी। ठीक है, नागपुर चौका। ओके। एक बार गूगल कीजिएगा तो पिकाचू मैम इसका कि झांसी को कब विलय किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। चलिए आगे आइए। हम चेक किए थे सर, 53 ही दिखा रहा था। 53 ही था तो 53 ही सही है। चलिए मिलाइएगा हमको फिर से ना कि संबलपुर को कब मिलाया गया था जी? 1849 में कि 50 में? 49। 1849 में मिलाया गया था माही मैम, बहुत बढ़िया। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 की 45? 48। सतारा को 1848 में मिलाया गया। अवध को कब मिलाया गया? 56 में कि 57 में? तो 56 में मिलाया गया, बहुत बढ़िया प्रदीप सर। अब झांसी को कब मिला दिया गया झांसा में? झांसी 53। झांसी 53 में मिला दिया गया, ठीक 53 ले रहा है इसलिए कह रहे हैं सर। चलिए भीम सर, अब आपकी बारी है। कहिएगा इसी बात पे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपके नाम के अनुसार। सूची 1 है और सूची 2 है, उन लोगों को मिलाना है। कहिएगा कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, अच्छा इसको फोटो खींच देते हैं जी, मेरा ज्यादा एटीपी खर्चा हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए तो पिकाचू मैम। प्रदीप सर का आवाज बहुत कम आता है। प्रदीप सर आप ट्रांसफार्मर लगाइए। 200 कर दिए हम भी बढ़ा दिए। हमहू बढ़ा देते हैं। चलिए तो इसको फोटो भेजें, थोड़ा देखिए पढ़ के बताइए तो अपना एटीपी खर्चा करके। अच्छा, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया ना। तो पहला दिया है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल एक्ट 1773 के अधीन। ये कौन किए थे? पहला। दूसरा है भारतीय गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। दूसरा है भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। 3 नंबर है गवर्नर जनरल सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के अधीन। 49 कौन किए थे? सर तो दिया हुआ है ये नंबर। ठीक है, भरोसा नाम का चीज नहीं है दुनिया में। सर नहीं देखना था।
हम नहीं देख रहे थे, सच में नहीं देख रहे थे। सब कोई देख लिया था, झूठ पे कल चीटिंग का नहीं कर रहा है सब कोई। आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर हम दिया पता हुआ है, नहीं। सच बताया, जब तक मैम नहीं बताई थी ना, मेरे पास ध्यान नहीं गया था एक नंबर, पता है। छोड़िए। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, बंगाल में फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का दूसरा और पहला मार्क्स। ठीक है, इसमें ट्राई कीजिए। ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 1 दे दिया है ना? समझे विकास सर? तो लिखता है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो सही है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। ये कैसे लिखा है थोड़ा सा दिमाग में है नहीं जास्मीन मैम, होगा तो बताइएगा। बी नंबर है कि भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन था। ये क्या है भाई? इसका सही उत्तर है कि जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। सुनिए ना, हम इसको पढ़ देते हैं ना, ये थोड़ा सा कैसे दिया है हमको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ये लिखता है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ये आप सभी को जानते हैं पिकाचू मैम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन बाकी यानी कि बाकी जो गवर्नर थे यानी कि मद्रास और बॉम्बे का, उसको बंगाल के गवर्नर के अंदर ले आया गया और इसीलिए इस पोस्ट को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया, और यही सारा बात यहाँ लिखा हुआ है कि डलहौजी की नियुक्ति थी 1833 के एक्ट के द्वारा। मिंटो, ये सब बेकार चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। IAS प्री 1996 का क्वेश्चन दिया है, पढ़ी में 5 मिनट पार हो जाता। 122 की बात करते हैं। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास कि बंगाल का विभाजन किसके टाइम पीरियड में हुआ था? बताइए। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ सर। 1905 में करजन सर। करजन के टाइम पे हुआ था। ठीक है माही मैम, आप हैं, हमको लगा कि आप सुध गए। फिर है कि बंगाल में दोहरा शासन किसके टाइम पीरियड में? ये क्या कहते हैं, क्लाइव। डलहौजी। तो बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर भी था। अच्छा, आप बता दीजिएगा कि ये जो हड़प नीति है वो किसके टाइम में था? यही थे, डलहौजी सब डाल लेता था, हड़प लेता था सब, तो डलहौजी हो गया। और सामाजिक सुधार के प्रणेता के रूप में किस गवर्नर जनरल को याद किया जाता है? ये था क्या, सती प्रथा वाला। हाँ, विलियम बेंटिक। बेंटिक था। बहुत बढ़िया, सब उसको बैटिंग करा देते हैं आप लोग। बेंटिक। चलिए आगे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं विकास सर कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे या चेम्सफोर्ड के टाइम पे? तो वही था, हार्डिंग लेके चला। हार्डिंग, बहुत बढ़िया। तो वही है कि काम कर दिए। हाँ, हार्डिंग लेके चला गया ना, कैपिटल वाला। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, और हार्डिंग ने साल 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को भी ट्रांसफर कर दिया गया था। समझ गए मेहरा सर? आगे चलते हैं। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। अच्छा, यही और वही जो पंचम आया था ना, उन्हीं के लिए वो जन गण गाए थे, अभी बता रहे थे जीवन सर। अच्छा, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पंचम जो आया था। सुनिएगा पिकाचू मैम, एक क्वेश्चन गया आपके रूम में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कि पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। सही बात है। पिट्स का इंडिया एक्ट, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सही है सर। सही है। आप इतना बढ़िया से सही से बोले हैं माही मैम। एक बात बताइए, पिट्स के बारे में कुछ बताइए, कौन था? 1784 में हुआ था ना, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। नहीं, पिट्स था कौन?
नहीं पता सर। अच्छा, इसको सर्च कीजिएगा तो शायद बताएगा आपको कि पिट्स जो था ना वो ब्रिटिश भारत का सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री था और एकदम 30 साल की उम्र का था। पूरा एकदम कि लाया था, नियम कानून पढ़ाया था, इन लोगों को भेजा था, तो वही पिट्स इंडिया एक्ट लाया था। देखिएगा विकास सर, हम सही बोले कि गलत बोले? ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंगस के टाइम पे हुआ था। कहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कौन लेके आया? डलहौजी। डलहौजी लेके आया, लैप्स कर देता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया था? मेटकॉफ। मैटकॉफ के टाइम पे आया था। सही में वही ना, क्या कहते हैं, हटाया था मेटकॉप ने ही। हटाया था, लाया था, हम पूछ रहे थे, आप हटाया था। लिटन और हटाया था लारा रिपन हटाया था पहले। क्या महाराज, और मैट को बोल रहे हैं उसको मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का। हैं? चलिए आगे ध्यान दीजिए विकास सर। लारा को याद रखिए ना, लारा लाया लिटन, हटाया रिपन। अरे वाह, ये तो बिहारी लिटन स्टाइल है। हमेशा गंदा काम किया है, उसको निप दिया था कौन? रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल जो है वो किसके टाइम पीरियड में आया था? रिपन। तो रिपन के टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन में अभी हम लोग गलती कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का एकमात्र क्या था बताइए? इल्बर्ट बिल था ना कि जो जो जज था उसमें हिंदुओं को, मतलब हिंदू कह रहे हैं कि इंडियंस को भी बनाया जा सकता था जज। और सर वो भारतीय जज जो है वो ठीक बता रहे थे, जो था ना, बोलिए। अंग्रेज लोग को भी सजा दे सकते थे। मतलब वो जो अंग्रेज लोग थे, उन लोग इंडियन को नहीं चाहते थे कि इन लोग को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, और जो भी रहता था कि भारतीय लोग पे जो भी केस चलता था ना, वो लोग वही लोग जजमेंट देते थे। इंडियन लोग को मतलब नहीं, जैसे कि यूरोप अगर कोई बाहर का कोई रहता था ना, तो उस इंडियन लोग को जजमेंट देने का अधिकार नहीं था। तो इसी पे ही विवाद चला था। जब उन लोगों को ये अधिकार दिया जाने लगा तो फिर इसीलिए इल्बर्ट बिल आया और उस पर विवाद होने लगा। यही चीज तो बोल रहे थे ना, हम मगही में बोल रहे थे। आगे चलिए। चलिए, थैंक यू माही मैम एंड जास्मीन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा है ना, वो जाएगा, पता है किसके रूम में? नहीं बताएंगे, जाएगा अपने पता चलेगा। पता है, सुनिएगा ध्यान से। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग था या लॉर्ड कैनिंग था। रीडिंग जाएंगे सर। रीडिंग गया था, बहुत बढ़िया। खाली आप ही के रूम में गया जास्मीन मैम? इसका पता था सर, इसीलिए था। ओके, आगे चलते हैं। 117 कहता है कि किस गवर्नर जनरल, याद है रीडिंग ना, ध्यान दीजिए पिकाचू मैम। आगे लगता है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो लॉर्ड मिंटो था कि लॉर्ड कर्जन था? तो मिंटो। सही उत्तर है आपका कि हाँ सही उत्तर है। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बना दिया गया और तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव बना दिया गया। समझ गए? वही दोनों मिल करके लाया, मार्ले मिंटो सुधार। इनके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 लाया गया। अब इसी में आपका पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है मुसलमानों को दिया गया था। आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं साक्षी बनूं। ये किसने कहा था? तो कर्जन कहा था कि डफरीन कहा था? कर्जन। तो कर्जन कहा था। ये 1903 में मद्रास के गवर्नर को लेटर लिखा था, है ना? उसी लेटर में ये कहा था कि हम ये सब, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। समझ रहे हैं कर्जन कितना खराब आदमी था। आगे चलिए। कहता है कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है कर्जन के द्वारा, मिंटो के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा।
ये भी दोनों मिंटो भी हो जाए, मिंटो तो मेन है सर। ठीक है, ओके, सही उत्तर है आपका कर्जन। और इसमें लिखता है कि कर्जन और मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी यह नीति। और इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। और कर्जन के टाइम पे ही बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए कहा जाता है भीम सर। इसको दोनों को ही आंसर होगा। ठीक है जास्मीन मैम, विकास सर। यस सर। ठीक है, तो कर्जन और मिंटो दोनों को याद रखना है। कर्जन के टाइम में हो गया था कि वो पृथक निर्वाचन दे दिया मुस्लिम को, और मिंटो के टाइम पे और कर्जन बंगाल विभाजन किया था। अब हमको आगे आप बता दीजिएगा कि कौन सा कथन सही है असैनिक प्रशासन 1905 के संबंध में। लिखता है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। क्या यह सही बात है? प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का बात किया था कर्जन 1905 में, तो सही है। बंगाल विभाजन यही ने किया था, कर्जन ने किए थे। तो सही बात है ही। फिर कहता है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। क्या ये सही बात है? सही बात। तो सही ये बात है। सही बात है। ठीक है, तो सुनिएगा, इसको हम आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल के दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बना दिया। और बंगाल के पश्चिमी भाग में, यानी हम लोग साइड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था, सिर्फ बंगाल ही विभाजन नहीं किया था। तो चलिए अब आप हमको बता दीजिएगा कि कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन, इसमें सबसे पहले कौन शामिल है? कर्जन। तो सुनिएगा मेरे बात, ये सब घुसा हुआ क्वेश्चन है, बहुत डीप स्टडी चाहिए। ठीक है, बोलिए बता देंगे। चलिए आप बताना ना। कर्जन है, हार्डिंग है, चेम्सफोर्ड है, इरविन है, इसमें सबसे पहले कौन आया भारत? हार्डिंग नहीं, हार्डिंग तो बाद में आया था। हार्डिंग तो 1911 में आया था। कर्जन 5 में। कर्जन 1999 से लेकर 1899 से 1905 तक सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, तो देखिए विकास सर, फिर से हम बताते हैं और कोई नहीं बोलेगा, विकास सर बोलेंगे। सुनिएगा राहुल सर, विकास सर को पारी दीजिएगा। जी सर, बोलिए ना। हाँ, कर्जन है, हार्डिंग है, चेम्सफोर्ड है, इरविन है, सबसे पहले कौन आया? हम तो जहां तक पता है कर्जन ही आए थे। कर्जन ही आया था, बहुत बढ़िया। 1899 से 1905 तक में, बिल्कुल सही जवाब आपका। फिर हार्डिंग कब से कब रहा? 1910 से 1916 या 1915 से 1921? 10 से 16। 1910 से लेकर के 1916 हार्डिंग आ गए थे। बहुत बढ़िया। हार्डिंग क्या काम किए थे सर? कहाँ से कहाँ लेके चल गए? कलकत्ता से दिल्ली ले गए थे वो, बहुत राजधानी बढ़िया, अपना। बहुत बढ़िया सर, बंगाल विभाजन को रद्द भी किया था यही। बहुत बढ़िया सर, हार्ड काम किए थे ये। बहुत उसी के hard समय में दिल्ली दरबार भी लगा था तीसरा। ठीक है सर। अब अगला है चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड कब से कब रहा? 1917 से 1920 या 1916 से 1921? बस उसके बाद 1916 से 21। 1916 से 1921 चेम्सफोर्ड रहा था। और इरविन कब से कब रहा? गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा। 1926 से लेकर के 26 से 31 रहा था इरविन। ठीक है, उसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है कर्जन ने या लीटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो सही उत्तर है आपका कर्जन ने किया था। ठीक है, आपका एक कम हो गया जी। आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने साल 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था, बंदूक चलाना सिखाना था। समझ गए? तो ये कर्जन किया था। इंपीरियल नाम में ही लिख दिया है, इंपीरियल यानी कि राजा महाराजा वाला कैडेट कॉर्प्स। चलिए आगे बताइए कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये जीके गोखले ने या बीजी तिलक ने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और अभी यूपी में मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से किसने कर दिया?
वो ये थे क्या कहते हैं हैदराबाद वाले। ना शंकराचार्य ना, अभी लेटेस्ट न्यूज है अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखता है कि कर्जन ने अपने वायसराय वाला टाइम पीरियड में, यानी 1899 से 1905 के टाइम पीरियड में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो कर्जन था कि लिनलिथगो था? कर्जन। तो कर्जन था। बहुत बढ़िया, कर्जन बहुत अच्छा सारा काम किया है, याद रखिएगा। प्राचीन स्मारक बहुत संरक्षण सारा एक्ट। इसमें एक्ट। उसके बाद है कि किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? आप बता सकते हैं? यही थे कर्जन। बहुत बढ़िया। और इसके सबसे पहले गवर्नर कर्जन थे। हाँ सर, कर्जन ही किए थे भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना। लिखता है, जानते हैं 1904 में। क्या? 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। समझ गए? सर, भारतीय 18 पुरातत्व विभाग की स्थापना तो यही किए थे, कर्जन ही किए थे शायद। नहीं, वो अलग है, हम आपको बताते हैं, सुनिएगा ना। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ आर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। तो जो ये छत्तीसगढ़ लोक प्रशासन से वहां पूछा गया था, अब इस ऑप्शन को खत्म कर दिया। जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आप बोल रहे हो ना, वो नहीं था, वो पीडब्ल्यूडी आपको याद होगा। कर्जन टाइम में भी हुआ था सर पुरातत्व विभाग। हाँ, गूगल मारिए तो एक बार जल्दी से जास्मीन मैम। दिखा रहा है। देखिए पता है क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है ना, स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। हालांकि 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे पुनर्व्यवस्थित और केंद्रीकृत किया गया था। अच्छा, ठीक है, लेकिन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अगर बोला जाए ना, तो लॉर्ड कैनिंग ही दिया है, एक समय में 1861 में हुआ था। हम जो बता रहे थे, भारतीय पुरातात्विक विभाग का स्थापना जो 1904 में किया गया था कर्जन के समय में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा, हमको लग रहा है कर्जन। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 दे दिया है। ठीक है सर, ओके। चलिए आगे बता दीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कर्जन हो जाएंगे। तो ये कर्जन हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलेगा सर, ये कर्जन हो जाएगा। अरे नहीं सर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। चलिए सुनिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है ना सर, कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम्स जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, सुनिए, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग से विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। वही चीज हम भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नेट पे हम भी देखिए अभी दिया हुआ है ना, और हम भी आपको फोटो भेज देते हैं। स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। हालांकि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे पुनः व्यवस्थित और केंद्रीकृत किया गया था। ठीक है, अब दिया अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या दिया, 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त हुए और 1871 ईस्वी में जब इसे एक अलग विभाग बना तब कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए ठीक है, याद रखिए कनिंघम जनरली आप 1901 में इसको ये कर्जन का भी याद कर लेना है आपको कि क्या क्या भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी, कर्जन या हेस्टिंगस?
कर्जन। कर्जन। सर अगर कर्जन और कैनिंग रहेगा तब प्रॉब्लम फिर होगा ना, किसको लगाएंगे फिर, कैनिंग को? देखिए क्या देगा, ऐसा तो देना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी हम आपको अब सब बोले ना क्वेश्चन, उसमें कहीं भी कैनिंग साथ में नहीं दिया है ना? यस सर। दिया है कर्जन ही दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन में, जो एवरेज लेवल का कोई एग्जाम है। आगे बता दीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, सही बात है? कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट? ना। नहीं ना। ठीक है। फिर है कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में अस्थाई बंदोबस्ती हुआ था, सही बात है? गलत। ना, अस्थाई कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हुआ में। था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। एलनबरो के टाइम में सिंध विजय कर लिया गया था, सही बात है? एलनबरो सही सही है। तो ऐलान कर सही दिया है था। एलनबरो वो, ठीक है। फिर है कि सिंध को मिला लिया था ना वो। हाँ, मिला लिया था 1843 में, ठीक है। हम्म। फिर कह रहे कि डलहौजी के टाइम में पहला अफगान युद्ध हुआ था, सही बात है? ना। नहीं, डलहौजी के टाइम में पहला अफगान युद्ध नहीं हुआ था। आगे चलिए बता दीजिएगा कि डलहौजी जो है ना, सती प्रथा का निषेध किया था, सही बात है? गलत। गलत बात है। नरबलि प्रथा का निषेध करने का प्रयास किया था ये सर। डलहौजी, ठीक है। अच्छा बताइए। बैटिंग किए थे ना वो सही प्रथा का, नहीं। राजा राम मोहन की सहायता सहयोग से। विलियम बेंटिंग। ये नरबलि का सर किए थे डलहौजी। नरबलि प्रथा क्या होता है? नरबली आदमिया को नहीं काट देता था वहाँ अच्छा, वो सिंभू जैसे- सिंभू वाला इलाका में नहीं पड़े थे? हमको जहाँ तक पता नरबलि प्रथा किन्हीं भी मंदिर में बैटिंग- जो होता था सर। वो भी हमको पता है कि बैटिंग ही की ये नरबलि प्रथा। प्रयास किए थे सर, ये प्रथम प्रयास किए थे खत्म करने का। अच्छा। कौन? डलहौजी? डलहौजी, हाँ। अच्छा ये बताइए, पहले बैटिंग में तो पहले डलहौजी आए थे? इस समय ये भी प्रयास किए थे सर। हो सकता है प्रयास किए होंगे। ना पेंटिंग ने ना पेंटिंग आया था। हमको जहाँ तक पता है नरबलि प्रथा वाला जो है वो पेंटिंग ही किए थे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। नरबलि प्रथा किस गवर्नर जनरल? सही है वो, विलियम बेंटिंग। सुनिएगा मैडम, आप लॉर्ड Yes. विलियम बेंटिंग जो था वो सती प्रथा का निषेध किए थे, सही बात है? सही। हाँ सही है सर। लॉर्ड रिपन जो था वो स्वायत्त शासन लेके आया था, सही बात है? लेके आए थे शायद। स्वायत्त शासन हाँ रिपन सही है। लेके आए थे। कर्जन जो था वो व्यापकगत सिद्धांत लेके आया, सही बात है? ना, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लेके आए गलत है। थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिपन को स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है भारत में। अब हमको आप बता दीजिएगा कि जो क्लाइव के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं ना, क्लाइव के बारे में बता दीजिएगा हमको कि बंगाल में दोहरा प्रशासन लागू किए थे, सही बात? सही बात है। ठीक है। सही बात है। उसके बाद बता दीजिएगा हमको कि जो बेंटिक थे ना, वो अंग्रेजी शिक्षा लेके आए थे, सही बात है? सही बात है। सही बात है। नहीं, गलत बात है। हैं? नहीं वो हाँ लेके आए तो थे, वो क्या कहते हैं मैकाले की अनुशंसा पे। हाँ तो अंग्रेजी हाँ शिक्षा के बारे में आया था। 1833 में। ठीक है। हाँ। चार्ल्स 1835। चार्ल्स अच्छा, मैटकॉफ जो थे वो प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिए थे, सही बात है? हाँ सही बात है। सही बात है, बहुत बढ़िया। और जो कर्जन जो थे ना, वो क्या किए थे कि बंगाल विभाजन कर दिए थे, सही बात है? सही बात है। सही बात है। सही बात है, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज हो गया। अरे पिकाचू में बनी हुई है, देखिए टाइम 38:38, 11:38। अरे वो अब वो नहीं रह गए। अब काहे आप बारह भगाने काहे मूड में रहते हैं, रहने दीजिए। अब बोल सकते हैं रात में, पहले नहीं बोल पा रहे थे। अच्छा, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बता देना है कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन लेके आया, सही बात है? लॉर्ड रिपन था ना। रिपन, ठीक है, लेके आए थे। बहुत बढ़िया, रिपन। बहुत बढ़िया। फिर सहायक संधि वेलेस्ली लेके आया, सही बात?
तो है सही बात है। विलेजली बात लेके आया सहायक संधि। लेकिन वो लेके आए थे, डुप्ले लेके आए थे, तो प्रचारित किए थे विलेजली। हाँ विलेजली किए थे, सही बात है। कहिए राज्य अपहरण नीति डलहौजी लेके आए थे। व्यक्तिगत सिद्धांत हाँ सही ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बेंटिक लेके आए थे, सही बात है। तो कॉर्नवालिस लेके आए थे, बहुत बढ़िया स्थायी बंदोबस्त थी। 1893 था ना, 1793 1700 बार गए थे क्या? ठीक है। कहता किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? रिपन को या कैनिंग को? रिपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बता दीजिएगा हमको इसी बात पे कि विचार कीजिएगा जास्मीन में। कहता है कि फैक्ट्री एक्ट 1881, समझ रहे हैं, 1881 57 का क्रांति हो गया है। सही बात है। अरे सुनिए अभी। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, सही बात है। सही है। ये कहता है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था ना, उसमें कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के लिए उसमें छूट दी गई थी, सही बात है। ठीक ही है, संघ वाला क्लियर नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो ऐसे, इसमें सारे मजदूरों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। इसलिए मजदूर, इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। ठीक है, तो ये गलत बात है। फिर कहता है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, सही बात है। एल.एम. लोखंडे ठीक ठाक लग रहा है। तो ठीक ठाक है, तो वही है कि एल.एम. लोखंडे यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे पूरा नाम है, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी इन्होंने साहसिक पहल की थी। तो एन.एम. लोखंडे को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का लाया गया था? तो रिपन के टाइम में लाया गया या लीटन के टाइम पे लाया गया? तो रिपन के टाइम पे लाया गया था फैक्ट्री अधिनियम 1881। इस अधिनियम के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 साल के बच्चा को 9 घंटा तथा महीना में 4 दिन की छुट्टी मिलने का प्रावधान किया गया था। अब सुनिएगा, किसकी भारत में उपनिवेशी शासन के बारे में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल के बारे में बताइएगा आप। कहता है इसमें कि देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। क्या यह सही बात है? इल्बर्ट बिल में ऐसा था? इल्बर्ट बिल में प्रेस से संबंधित कुछ था? ना, नहीं सर, उसमें नहीं था। तो क्या कहते हैं, जज का जो अधिकार था, जो मिला था। हाँ, जज वाला था। ठीक है। फिर सुनिएगा कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। क्या इल्बर्ट बिल में ऐसा था? ना, नहीं था। नहीं। फिर है कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का अधिकार देना था, सही बात है। ये सही है। ये सही है, इल्बर्ट बिल में यही था। कहिएगा कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था, या फिर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना था। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो भारतीय न्यायाधीशों पर अयोग्यता लगाई गई थी उसको हटाना था इसका उद्देश्य। फिर कहिएगा कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? यो रिपन था कि लीटन था? रिपन। तो रिपन था, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। कहिए कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके टाइम पीरियड में? तो रिपन था या कर्जन था?
रिपन 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 था। स्थानीय स्वशासन का बात जब भी आएगा रिपन को याद करना है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक बना रहा था, ऐसी बताइए माही मैम। चल गए नहीं काजी। है सर, करजन थे ना। मेरे साल तक रहा था ना करजन, तो 1899 से 1905। हाँ 7 साल तक रहा था, तो करजन हम्म। आपका सही उत्तर होगा। कहता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई ली थी, लीटन था या डफरीन था? लिटन था क्या? तो डफरीन। लिटन ही होगा। लीटन था, याद रखिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति यानी कि अब रुकने वाला नहीं था ये। फिर कह देता है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लीटन था कि डफरीन था? लिटन। तो लीटन था। लीटन। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी, मेयो की या करजन की? मेयो। मेयो की कर दी गई थी। बहुत बढ़िया। कहाँ रह जाते हैं सन्नी मैम, कौन थे? बताइए। अब बुलाते ही नहीं है। अब हम कैसे करें बताइए, कैसे बुलाएं इनको? देखिए 9:30 बजे से का ही बताए, रूटीन में सब है, लिख ली देख लीजिएगा। कार्ड बांटे, पिकाचू में करे कार्ड बांटे। ऐसा बात है कि छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में, सुनिएगा विकास, अच्छा क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी के द्वारा कर दी गई थी, मेयो या रिपन? मेयो। मेयो का। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, तो मेयो था कि रिपन था? मेयो। मेयो मेयो। था। भारत, मियाँ मियाँ मत कीजिए, आगे चलिए। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो मेयो या लीटन? मेयो। आगे चलिए। मेयो के टाइम पे हुआ था। फिर है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, मेयो या डलहौजी? विकेंद्रीकरण। हाँ मेयो। मेयो, मेयो ही था। ठीक है। तो मेयो ये किया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में किया था सर, ये याद रखिएगा। 57 की क्रांति हो गई, 70 की बात है ये, वित्तीय विकेंद्रीकरण। फिर चलिए बताइएगा कि कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो लॉरेंस है कि कैनिंग है? लॉरेंस। तो सही उत्तर है लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। फिर कहता है आपको कि अवध को किसने मिला लिया था अपने में, आप बता दो। डलहौजी था कि डफरीन था? डलहौजी। तो सही उत्तर है डलहौजी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? 1850। डफरीन। डफरीन के टाइम पे हुई थी। चार्टर एक्ट 1833 किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ था? 1833। हाँ 33 बात क्या हुआ था, क्या कहते हैं, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और पहला आंग्ल अफगान युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ था? डलहौजी। तो सही उत्तर है ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था पहला आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। कहिएगा कि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किसके टाइम पे हुआ था? एलन बरो में। एलन बरो। फिर है कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया था, कौन था? डलहौजी। 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 अवध डलहौजी। फिर है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ था? 1799। 1799। हाँ डलहौजी। नहीं, विलेजली, वेलेजली। ठीक है, विलेजली, सब याद रखिए। कहता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ था? लॉर्ड मराठा इसी के बीच में हुआ था। हेस्टिंगस ना, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए फिर से बता दीजिएगा। अवध का विलीनीकरण, अवध को मिला लिया, डलहौजी। डलहौजी। आईएनसी, कांग्रेस में तो क्या ये था, ऑकलैंड। डफरीन हो गया। चार्टर एक्ट 1833, बेंटिंग। विलियम बेंटिक। पहला आंग्ल अफगान युद्ध,
ऑकलैंड ऑकलैंड हुआ था, ठीक है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड हुआ था, अफगान ऑकलैंड। थैंक यू मैम। आगे बताइएगा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंगस। चलिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मसूर जेल क्या वेलेजली, क्या है, वेलेजली। फिर बताइएगा कि अवध का विलीनीकरण डलहौजी डलहौजी। फिर है कि सिंध का विलीनीकरण तो एलन बरो के टाइम पे हुआ था। चलिए आगे आप हमको बता दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती तो कॉर्नवालिस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर सहायक संधि वेलेजली, ठीक है। हाँ, आंग्ल नेपाल युद्ध नेपाल युद्ध हेस्टिंगस के टाइम पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा हमको तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी हेस्टिंगस के समय में, हेस्टिंगस के टाइम पे हुआ था, बहुत बढ़िया। पहला आंग्ल अफगान युद्ध पहला ऑकलैंड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, बहुत बढ़िया। आगे बता दीजिएगा कि किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ साल 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ था कि वेलेजली था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी ये। हाँ, ये उस टाइम वहां पे अथी था, क्या रेजिडेंट का पोस्ट पे था, याद रखिएगा। और हेस्टिंगस, पता है सर, हेस्टिंगस टाइम वाले अथी होगा, वहां पे गवर्नर जनरल था। बोलिए। हाँ, ये चीज सही है सर। तो वही बोल रहे हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो रेजिडेंट था वहां पे राजपूताना में, वही बातचीत किया था। और जो हेस्टिंगस था वो आपका गवर्नर जनरल था। आगे, पेशवाई को कब खत्म कर दिया गया था? 1818 में कि 1820 में? पेशवाई को 18 में 1818 में पेशवाई को खत्म कर दिया गया था। फिर कह दीजिएगा कि अस्थाई बंदोबस्ती किसके टाइम पीरियड में? कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली सहायक संधि वेलेजली के टाइम पे हुआ था। फिर है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा ऑकलैंड वेलेजली। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली। चौथा हुआ था ना वेलेजली में, मैसूर युद्ध। वो तो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा हुआ था, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेजली के टाइम पे हुआ है। सब साथ ही ना चल रहा था, कभी एकरा से लड़ता था, उसी टाइम होने से लड़ लेता था। तो 1799 में आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो भी वेलेजली था। और साथ ही साथ आपका 1803 से 1805 में भी वेलेजली था, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ लिया है, समझ गए। और फिर जो लास्ट वाला जो कह सकते हैं आप अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था, वो हेस्टिंगस के टाइम पे था, समझ गए। और यही हेस्टिंगस जो था वो पेशवा की गद्दी जो है ना, वो 1818 में खत्म कर दिया, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, समझे। ठीक है, नींद आने लगा सबको? ना, नींद नहीं सर। नहीं, आप धन्य हैं, आपका डीएनए में कोई विशेषता है। किसका? जास्मीन मैम का। पिकाची मैम का? जास्मीन मैम का। नहीं सर। पक्का। आप इनको 3 बजे सुताइए, 5 बजे उठ के दिखा देंगे। अब बीसी ऑन कीजिए करंट अफेयर का। चलिए हम लोग आगे चलते तो हैं। है, हम लोग ऐसा नहीं है, मंद बुद्धि वाला, नींद वाला, मोटा नींद में रहता है, ऐसा नहीं है। अब का ही कहें। वने तक आग चेष्टा बको ध्यानम सोने निद्रा। हाँ, ठीक है ना? तो 5 बजे भी बिजली होता है क्या सर? 7 बजे होता है। 5 बजे सुबह में भी करंट होता है क्या? 7 बजे सुबह होता है। अच्छा। 5 बजे पहले होता था, उसमें रहते थे मैम। चलिए सर। ठीक है,
अब इतना काफ़ी है, रिवाइज कीजिए बार बार, समझ गए? क्योंकि रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू कर देंगे क्योंकि हम कई बार इसको रिवाइज करा दिए। मेरा अगला टॉपिक है आपका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये हम कल ख़त्म कर देंगे इसको, और आप लोग से भी उम्मीद है आप लोग भी पढ़ के आना तो फ़ायदा करेगा। ठीक है, बुक फॉलो हो रहा है घटना चक्र। ठीक है, ठीक है, पढ़ा के ना पूछिएगा सर। आए ठीक है, आप कह दिए, इसे हम पूरा एक रीडिंग डाल देते हैं। अभी आप ये हैं, विकास सर ये हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए विकास सर। ना सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो भाई आप लोग बुक खोल लीजिए, बुक है ना आपके पास, तो ही हम करेंगे। तो पढ़ दें क्या? पढ़िए नहीं है, पढ़ने के लिए तो हम पढ़ देंगे, आप बुक खोल लीजिए बस, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे, है ना जास्मीन मैम? ठीक ठीक, खोल दी। बुक है आपके पास जास्मीन मैम? बुक खोल लीजिए। पीडीएफ है। हाँ वही पीडीएफ से ही। एक मिनट, हेडिंग डालने दीजिएगा, रिकॉर्डिंग करना है इसका। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, नहीं हुआ, एक मिनट। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, और उम्मीद है आप लोग भी खोल लिए होंगे। तो इसमें लिखता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह, यानी कि जमीन खरीदना ज्यादा पसंद करता था, उद्योग में पैसा लगाता नहीं था। इसकी वजह से यही कारण रहा कि उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। समझ गए जास्मीन में? पढ़ते आए हैं हम लोग कि अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया, तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ देगा तो आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है। अगर बोल देगा आपको अस्थायी बंदोबस्ती, चलो ना सही, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी पूछेगा तो कॉर्नवालिस को याद रखना है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी, क्योंकि लगभग सब एक ही क्षेत्र में आता था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। क्या था? लगभग 19% हिस्सा शामिल था। याद रखिएगा, लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे, समझ गए? भद्र नवाब जी भी जिन्हें कहा जाता था अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। उसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, जो कि अभी के कर्नाटक का एक भाग है, में लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना कर दी, यानी कि किसानों को सीधे जमीन दी गई। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी, ये जो आपका जो अस्थायी बंदोबस्ती है उसमें 19% और जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें 51% शामिल था। याद रखिएगा।
इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी हाई होती थी। अब तीसरा पद्धति जो है वो महालवाड़ी सिस्टम है। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम या उस टाइम गांव को महाल कहा जाता था या जागीर कहा जाता था के साथ स्थापित की जाती थी और प्रत्येक गांव का एक मुखिया बना दिया जाता था। उसी से बोला जाता तू ही सब जगहों से लगान लेगा और अंग्रेज तुमसे लगान लेगा। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि समझ गए तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश शासन के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। यानी कि सबसे कम आपका अस्थाई बंदोबस्ती में ही था, सबसे ज्यादा आपका रैयतवाड़ी में था और उसके बाद आपका महालवाड़ी में था। महालवाड़ी में आपका 30%, रैयतवाड़ी में आपका 51% और आपका अस्थाई बंदोबस्ती में 19% भूमि शामिल था। पैराग्राफ चेंज हुआ, आगे आइए। इसमें लिखता है कि औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के होम चार्जेज यानी गृह शुल्कों से तात्पर्य क्या था भाई? तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। गृह शुल्क क्या है भाई? कि राज्य सचिव द्वारा, इंग्लैंड में स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया खर्चा। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा खर्चा 1919 तक, समझ रहे हैं? मतलब बैठा हुआ है इंग्लैंड में, उसका ऑफिस चल रहा है इंग्लैंड में और पैसा ले रहा है भारत से। ये 1919 तक ऐसा चला। भारत सचिव का कार्यालय भारत के यहाँ के पैसे से चला। भारत सरकार और जितने भी ऑफिसर थे उस ऑफिस में सबका खर्चा भी, वेतन भी यहीं के पैसे से दिया जाता था। भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भी शामिल हैं इसी में। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। निधि गृह शुल्कों पर भारी, यानी कि अगर बाहर में लड़ाई हो रहा है तो भारत से नहीं होता था उसमें। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर, समझ रहे हैं, इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क यानी बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। यानी बाहर से इंग्लैंड वाला बना के भेज रहा है इंडिया में, उन लोगों ने कुछ टैक्स देना है, लेकिन अगर कोई भारतीय इंग्लैंड में सामान बेचना चाहेगा तो हैवी टैक्स लेता था। सेम अभी ट्रंप कर रहा है। आगे लिखते हैं, धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में ट्रांसफर, हस्तांतरण, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों, जैसे कि आप मान सकते हो इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड द तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, मैं किताबों के नाम फिर से बता रहा हूँ आपको। इनके द्वारा लिखित किताबों में कौन? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इन सारे के किताबों के माध्यम से उन्होंने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे लिखते हैं कि रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग हर साल भारत से बाहर चला जाता है। जीडीपी का आधा हिस्सा कहाँ जाता है? भारत से ही बाहर चला जाता है, अंग्रेज लोग लेके चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे
और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, सर सैयद अहमद खान। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। उत्सारण यानी कि बहिर्गमन का सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते थे कि अंग्रेज हमारा पैसा लेके जा रहा है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी और दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। और इसके परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी जो 1825 में से 1917 तक रहे थे ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो पूछ देगा कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किन्होंने किया? दादा भाई नौरोजी ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिल करके किया, जिसका काम भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था इंग्लैंड में। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा। एक मिनट, चलिए तो कल इसका हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे और विकास सर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, सेट अच्छा करवाइए हम लोगों को, है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। और खुद से भी पढ़िए, खुद से पढ़िएगा, ज़्यादा फायदा देगा, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है, चलिए सबको थैंक यू बोलिए अच्छे से एकदम से, उसके बाद निकल लीजिए। थैंक यू सर। साष्टांग प्रणाम। थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि। जो बोल नहीं पाते हैं हम समझते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते, वो लिख भी सकते हैं, हम पढ़ लेंगे। गुड नाइट सभी सर को। सर थैंक यू सर। थैंक यू। हाय हो दादा।